नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम अपने लेकर आए हैं टेट व सीटेट के लिए हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जिस कारण से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बिना किसी देर के चलिए आप शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है अष्टछाप के कवि नहीं है। देखिए, हम बार बार अपने वीडियो में कहते हैं जब नहीं आए ना तो प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए। ऑप्शन क्या कर रहा है? ऑप्शन है नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास। देखिए, जो अष्टछाप के कवि थे ना, अब अष्टछाप आया है तो अष्टछाप से संबंधित कुछ बातें भी जान लेते हैं। पहले अष्टछाप मतलब होता है कि 8 कवियों का समूह। 8 कवियों को मिला के अष्टछाप की स्थापना हुई थी। वह स्थापना किसने किया था? वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने किया था। कब किया था? 1565 ईस्वी में किया था। वल्लभाचार्य के पुत्र थे तो 4 शिष्य वल्लभाचार्य के लिए और 4 शिष्य अपने लिए, ठीक है। मतलब कि 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य विट्ठलनाथ के मिला के 8 कवियों का एक समूह बनाया गया, जिसको अष्टछाप नाम दिया गया, ठीक है। तो इसमें जो सबसे मशहूर कवि थे, जो सबसे मेन थे, वो क्या थे? सूरदास थे, ठीक है, जिन्हें अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से कवि थे, ठीक है ना। यदि आपको ये पता रहेगा कि 8 कवियों में कौन कौन से कवि थे, तभी आप प्रश्न को सही कर पाएंगे, नहीं तो गलत कर देंगे। अब कौन कौन से कवि थे? पहले नंबर पे थे कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो देखिए, तो जिस प्रकार 8 कवियों के नाम थे उस प्रकार से इसमें देखिए नाभादास का नाम कहीं नहीं आया, ठीक है ना। कृष्णदास नाम आया, परमानंद दास नाम आया और नंददास नाम आया, लेकिन नाभादास नहीं आया। तो इससे क्या तात्पर्य है कि नाभादास अष्टछाप के कवियों में नहीं थे, इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वचनीय या रहस्य। तो देखिए, जो वाणी द्वारा न व्यक्त किया जा सके, वाणी मतलब वचन, वाणी में क्या था? वचन। जब हम वाणी से बोलते हैं तो क्या हमारे मुंह से वचन निकलते हैं ना। जब वचन नहीं निकल सकता है, जो हमको वाणी से व्यक्त नहीं करना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? अनिर्वचनीय, मतलब कि ऐसा कोई बात है जिसको हम वाणी से ना कर सकते, जिसके लिए हम कोई वचन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्या है? अनिर्वचनीय है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन है करुण, वीर, हास्य या श्रृंगार। तो देखिए, जो उत्साह है ना, उत्साह आपका वीर रस का स्थायी भाव होता है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। तो करुण आया है तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास और श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है प्रेम या रक्ति, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है भूषण किस काल के कवि हैं? ऑप्शन है वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल या आदिकाल। तो देखिए, भूषण जो है ना वो आपके रीतिकाल के कवि हैं, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल या पद्म सिंह। तो देखिए, जो आचरण की सभ्यता रचना है ना, वो किसकी रचना है? वो रचना है सरदार पूर्ण सिंह की, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए, यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो ना, तो प्रैक्टिस सेट को भी से लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। हमारे सभी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कवितावली की रचनाकार हैं। ऑप्शन है सूरदास, जायसी, तुलसीदास या घनानंद। देखिए, जो ये कवितावली रचना है ना, ये किसकी है? ये तुलसीदास की रचना है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। जैसे कवितावली हो गया, गीतावली हो गया, विनय पत्रिका हो गया, रामचरितमानस हो गया, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, सारे तुलसीदास की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? कह रहा है विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? देखिए, अभी हमने विनय पत्रिका बताया, विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है, लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कि इसकी भाषा कौन सी है, किस भाषा में रचित है। ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या अपभ्रंश। तो जो विनय पत्रिका है ना, ये ब्रजभाषा की रचना है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है
ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? ऑप्शन है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या दंत। तो देखिए जो ट वर्ग होता है ना, ट वर्ग में मूर्धन्य व्यंजन आते हैं, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। जो कंठ है, कंठ में आपके आते हैं क वर्ग वाले, तालव्य में आते हैं आपके च वर्ग वाले और दंत में आपके आते हैं त वर्ग वाले। ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है अंधेर नगरी के लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राम कुमार वर्मा। तो देखिए जो अंधेर नगरी रचना है ना, ये इसके जो रचयिता हैं, जो लेखक हैं, वो हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और ये है क्या? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक मशहूर नाटक है। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। ऑप्शन है जगनिक, खुसरो, सरहप्पा या गोरखनाथ। तो देखिए जो आदिकाल के कवि थे ना, जो पहेलियां लिखते थे, वो थे अमीर खुसरो, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है पेड़ से बंदर कूदा में कौन सा कारक है? ऑप्शन है अपादान, कर्म कारक, संप्रदान या करण कारक। तो देखिए जो अपादान कारक होता है उसका भी कारक चिन्ह होता है से, और जो करण कारक होता है उसका भी विभक्ति चिन्ह होता है से। क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, होता है करण से, अपादान से भी होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जब अंतर आप समझ जाएंगे तो आप प्रश्नों को हमें आसानी से सही कर देंगे। अंतर क्या होता है कि जहाँ पे अलगाव की भावना होती है, जहाँ पे कोई चीज़ किसी से अलग होती है, दूर होती है, ठीक है, तो वहाँ पे अपादान होता है, से अलग। इसलिए जब याद करते हैं ना, ऐसे याद करते हैं, अपादान से अलग, अपादान से अलग, ऐसे करके याद किया जाता है। ठीक है। जब अलगाव का बोध हो तो वहाँ पे अपादान कारक होगा, और जब मिलाप का बोध हो, जैसे राम से भरत मिले, राम से भरत मिले, मिल रहे हैं, इसलिए वहाँ पे करण कारक हो जाएगा। लेकिन पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं ना, इसलिए वहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि पेड़ से बंदर कूदा, जब पेड़ से बंदर कूदेगा तो कहाँ जाएगा? पेड़ के पास जाएगा कि पेड़ से दूर जाएगा? अलगाव होगा कि मिलाप होगा? क्या होगा? अलगाव होगा ना, इसलिए यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है निम्नलिखित में तद्भव है। ऑप्शन है भ्रमर, अग्नि, मस्तक या मछली। देखिए तद्भव शब्द वह शब्द जो बिगड़े रूप में हो, मतलब शुद्ध संस्कृत के ना हो, ठीक ना, उन्हें तद्भव कहा जाता है। तो ये भ्रमर है, ये तत्सम है, अग्नि भी तत्सम है और मस्तक भी तत्सम है। ये जो मछली शब्द है ना, ये आपका तद्भव है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। इसका जो तत्सम होता है वो होता है मत्स्य, ठीक ना, और भ्रमर तत्सम है, इसका तद्भव होता है भंवरा, अग्नि का होता है आग और मस्तक का होता है माथा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन है 24, 16, 11 या 13। तो देखिए चौपाई एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद मतलब सभी चरणों में समान मात्राएं। तो प्रत्येक चरण पूछा है, मतलब कि जो मात्राएं एक चरण में होंगी वही मात्राएं दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में भी होंगी ही होंगी। तो जो चौपाई छंद होता है ना, उसमें 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा तेरी बर्छी ने बर छीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है रूपक, अनुप्रास, श्लेष या यमक। तो देखिए हमने अपने अलंकार वाले वीडियो में बताया था कि जहाँ पर एक ही शब्दों का प्रयोग 2 बार हो या 2 से अधिक बार हो, लेकिन उसके अर्थ जो हैं वो भी अलग अलग निकले, उसका अर्थ क्या हो, उसके अर्थ भी अलग अलग निकले, तब वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे देखिए जो तेरी बर्छी ने एक शब्द आया, फिर बर्छी ने आया, बर्छी ने 2 बार आया, लेकिन दोनों का अर्थ भी अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। और दोनों का अर्थ क्या क्या है निकल रहा है? एक बर्छी का अर्थ निकल रहा है शस्त्र से, मतलब कि जो एक भाला होता है नहीं, भाला बर्छी नहीं लोगे तो बर्छी मार देंगे, भाला मार देंगे, तो अस्त्र से हो गया। और दूसरा बर्छी का मतलब हो गया कि योद्धा, श्रेष्ठ योद्धा छीनने से मतलब होता है ना छीने, मतलब कि नहीं लोग कहते हैं यह सामान हम छीन लेंगे, मतलब झपट लेंगे, छीन लेंगे मतलब होता है उनसे ले लेना, ठीक ना। तो 2 बर्छी का अर्थ यहाँ पे हो गया। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें यमक सही हो जाएगा, इसमें यमक अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है यथाशक्ति में समास है। ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। तो देखिए हमने बताया था ना
कि जहाँ पे पूर्व पद की प्रधानता हो और पूर्व पद में अव्यय हो तो वहाँ पे क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। तो यहाँ देखिए जो यथाशक्ति है ना, यथाशक्ति में पूर्व पद की प्रधानता है और पूर्व पद आपका अव्यय भी है, इसलिए यहाँ पे अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है मुदरी का तत्सम रूप है। ऑप्शन है मूर्स्व, सुंदरी, मुद्रिका या मुद्रिका। देखिए जो मुदरी शब्द है ये तद्भव शब्द है, इसका आपको तत्सम बताना है। तो मुदरी का जो तत्सम होता है वो मुद्रिका होता है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। ऑप्शन है अशोक के फूल, कूटज, विचार प्रवाह या वृत्त और विकास। तो देखिए जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है ना वो अशोक के फूल भी हैं, कूटज भी हैं और विचार प्रवाह भी है, इसलिए ये तीनों नहीं होगा। जो ये वृत्त विकास है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना ना होकर किसकी रचना है, शांति प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ठीक है ना, शांति प्रसाद द्विवेदी की, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है, कह रहा है मृगावती किसकी रचना है। ऑप्शन है उस्मान, मंझन, कुतुबन या जायसे। देखिए जो ये मृगावती है ना ये कुतुबन की रचना है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और ये है क्या, ये एक सूफी कविता है। क्या है, सूफी कविता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय, 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 अंतर्राष्ट्रीय। तो देखिए जो निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ना वो है ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध, इसी प्रकार से लिखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है। ऑप्शन है चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों और। देखिए यहाँ और नहीं रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, और रहेगा, दोनों और। ये थोड़ा मिस टाइप हो गया है, दोनों और मुसीबत होना, बीच में निकल भागना। तो देखिए आगे कुआं पीछे खाई इसका अर्थ होता है दोनों ओर मुसीबत होना, आगे भी और पीछे दो ओर हुआ ना तो दोनों ओर क्या होना, मुसीबत होना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 कह रहा रामचरितमानस की भाषा क्या है। ऑप्शन है अवधी, ब्रज, खड़ी बोल या भोजपुरी। तो देखिए जो रामचरितमानस है वो किसकी रचना है, वो तुलसीदास की रचना है। अभी हमने ऊपर बताया तुलसीदास की रचना है, लेकिन यहाँ पे भाषा पूछा है किस भाषा में रचित है। तो जो रामचरितमानस है ना वो अवधी भाषा में रचित है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया। ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए आदिकाल को वीर गाथा काल नाम प्रस्तावित करने वाले जो महान लेखक थे ना वो कौन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। ऑप्शन है पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट या विकर्ष। तो देखिए जो उत्कर्ष का विलोम होता है ना वो होता है अपकर्ष, ऑप्शन बी वाला से हो जाएगा। जो पतन है, पतन का विलोम होता है उत्थान। उत्थान मतलब होता है ऊंचाई पर चढ़ना और पतन मतलब होता है नष्ट होना, ठीक है ना, नीचे की तरफ गिरना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे। ऑप्शन है बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका प्रसाद व्यास। तो देखिए आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका थी ना उसके जो संपादक थे वो थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। मतलब यह मानना किसका है कि जो भी बालक हो उसकी शिक्षा मातृभाषा में पहले देनी चाहिए, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है। ऑप्शन मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रावेल का या किलपैट्रिक का। देखिए बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए यह महात्मा गांधी का मानना था, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। देखिए अभी ऊपर था कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन है, अब पूछा कि उसके जो प्रकाशन होता है वो कहाँ से होता है। ऑप्शन है बनारस से, मिर्जापुर से, इलाहाबाद से या लखनऊ से। तो जो देखिए
जो आनंद कादम्बिनी पत्रिका है ना, उसका जो प्रकाशन होता है वो होता है मिर्जापुर से, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है आदिकाल की रचना है। ऑप्शन है अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा या खुमार रासो। देखिए जो आदिकाल की रचना है ना वो है इसमें खुमार रासो, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? दलपति विजय, ठीक ना। ये अखरावट है ये भक्तिकाल की रचना है, ये छत्रसाल है ये रीतकाल की रचना है, और ये जो दीपशिखा है ये आपकी छायावादी रचना है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है निरामिष किसे कहते हैं? ऑप्शन है मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला, मृत्यु को इच्छुक। तो देखिए जो निरामिष होता है, निरामिष का अर्थ होता है मांस रहित भोजन, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। मांस रहित भोजन को निरामिष कहते हैं, मांस सहित भोजन को, जो जिस भोजन में मांस होता है ना उसे सामिष कहते हैं, और जो मोक्ष का इच्छुक होता है ना उसे मुमुक्षु कहा जाता है, और जो रात में विचरण करने वाला होता है उसे निशाचर कहा जाता है, और जो मृत्यु को इच्छुक होता है उसके लिए शब्द होता है मुमूर्षा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है सहद शब्द है। ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज या आगत। तो देखिए जो सहद शब्द है ना वो आपका आगत शब्द होगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। देखिए कुछ शब्द ऐसे हिंदी में प्रयोग होते हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, और उनका जो आकार है, रूप है, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होना शुरू हो गए हैं, उसे हम कहते हैं विदेशज शब्द। विदेशज का नाम सुने होंगे ना, विदेशी शब्द है ये, विदेशज शब्द है, उसी का दूसरा नाम है आगत शब्द, कि दूसरे देश से आए हुए हैं, ठीक ना। इसका शब्द आगत क्यों पड़ा? कि दूसरे देश से आए हुए हैं, दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं, इसलिए इसे आगत कहा जाता है। तो सहद भी क्या है? दूसरे भाषाओं से लिया गया है, और ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? आगत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, उसके बाद आपको अपना प्रश्न मिलेगा। क्या कह रहा है? कह रहा है वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? ऑप्शन है जंगल, स्त्री, पुस्तक या व्यवसाय। देखिए जो वनिता है ना, वनिता आपका स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका प्रयोग किस अर्थ में होगा? स्त्री के अर्थ में होगा, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और इसके जो मिलते जुलते और पर्यायवाची शब्द है ना वो क्या है? जैसे ललिता हो गया, कांता हो गया, और फिर प्रिया होता है, सुंदरी होता है, ठीक ना। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण है, ठीक ना। चलिए और एक प्रश्न है आपके लिए जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है कि देशभक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास। जिसका उत्तर सही होगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे, सभी लोग देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों तक से शेयर भी करें। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हाँ, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करना न भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।